डाउट्स? मैम एम्बोलस बताना क्या था? यस एम्बोलस दोबारा बताना, एम्बोलस और थ्रोम्बस में क्या डिफरेंस है वो दोबारा बताऊं? मैम, एम्बोलिज्म मैम। जो थ्रोम्बस होता है वो एक इस तरह का आपका क्लॉट होता है जो ब्लड वेसल्स के अंदर बनता है, ठीक है। वो ब्लड वेसल्स को बाहर से अफेक्ट नहीं करता है क्योंकि वो ब्लड वेसल्स के अंदर ही जनरेट हो रहा होता है, किसी भी वजह से क्लॉट बन रहा हो, ठीक है। एम्बोलस का मतलब होता है मूविंग क्लॉट, ऐसा क्लॉट जो ब्लड सर्कुलेशन के साथ साथ घूमता है, ठीक है। और अगर वो ब्लड सर्कुलेशन के साथ साथ ट्रेवल कर रहा है और किसी एक जगह जाके वो अटैच हो जाता है, मान लो वो एम्बोलस जो है हमारे किडनी में, लंग्स में, ब्रेन में कहीं जाकर डिपॉजिट हो गया, ठीक है। अब वो जहां डिपॉजिट होगा उस ब्लड वेसल को वो जो है डिट्योरेट करना स्टार्ट करेगा, उसको डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। ब्लड वेसल रप्चर हो जाएगी, खराब हो जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली क्या रहता है, जो एम्बोलस होता है वो घूम रहा होता है, ठीक है, हमारे ब्लड सर्कुलेशन में, ऐसा क्लॉट जो मूव करता रहता है और फिर वो कहीं जो उसको अपनी डेस्टिनेशन पॉइंट पर पहुंचना है वहां वो जाकर अटैच हो जाता है, तो वो एम्बोलस जो है वो थ्रोम्बस बन जाता है, ठीक है। अब वो जो है आपकी ब्लड वेसल्स को बाहर से अफेक्ट कर रहा है, मतलब किसी दूसरी लोकेशन से आया है और अब ब्लड वेसल को बाहर से डैमेज कर रहा है। लेकिन अगर आप थ्रोम्बस की बात करते हैं तो थ्रोम्बस जो है वो ब्लड वेसल के अंदर ही है, अंदर ही डैमेज हो रहा है, आउटसाइड से डैमेज नहीं हो रहा है। तो ये डिफरेंस रहता है, एक होता है स्टैटिक यानी जो एक जगह पर रहता है, एक होता है मूविंग क्लॉट जिसको हम एम्बोलस बोलते हैं, जो आपके ब्लड सर्कुलेशन के साथ साथ ऑल ओवर द बॉडी घूम रहा होता है, ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन योर थ्रोम्बस एंड एम्बोलस। मैम, कोजेनाइटल एब्सेंस ऑफ प्रोटीन सी क्या होता है? मतलब मुझे समझ नहीं आया वो टॉपिक। ये मैंने टॉपिक कवर कर दिया है। यस मैम, प्रोटीन सी वाला कल ही किया था। अच्छा, वो आप प्रोटीन सी का पूछ रहे हो? यस तो मैम। मुझे लगा आप डिजीज पूछ रहे हो, वहां डिसऑर्डर्स में भी एक कंजेनाइटल ऐसे डिजीज है। मैं आपको स्क्रीन शॉ करती हूँ, आप मुझे बताना कहाँ पर है। स्क्रीन विजिबल है? नो मैम। नो नो अभी तक नहीं मैम। मैम। ओके, नाउ इट इज विजिबल। यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। जितने जितने एनर्जी के साथ यस मैम बोलते हैं उतनी एनर्जी से पढ़ते भी हैं। यस मैम। और Yes, मुझे पता ma'am. चले बाद में बस सफा चट हो रखा है। कुछ समझ ही नहीं आया। ये पूछ रहे हो ना, एब्सेंस ऑफ प्रोटीन सी। यस मैम। कंजेनाइटल का मतलब होता है एट द टाइम ऑफ बर्थ, जो कुछ ऐसी डेफिशिएंसीज होती हैं, कुछ ऐसे डिफेक्ट्स होते हैं जो बाय बर्थ होते हैं, ठीक है। और बाय बर्थ के टाइम अगर मान लीजिए प्रोटीन सी उस इन्फेंट में प्रेजेंट नहीं है, प्रोटीन सी एक तरह का एंटीकोएगुलेंट है जो ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता, जमने नहीं देता है, ठीक है। अगर कोई ऐसा इन्फेंट है वेयर देयर इज एब्सेंस ऑफ प्रोटीन सी, वहां पर क्या होगा, आपके जो फैक्टर एक्टिवेट हो जाते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ क्लॉटिंग, ठीक है। तो वहां पर क्या है कि आपका जो फैक्टर नंबर 5th और 8th है, जब वो एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है, उन्हें इनएक्टिव करने के लिए हमारे पास एंटीकोएगुलेंट नहीं होता, ठीक है। सो प्रोटीन सी बेसिकली क्या करता है, आपके फैक्टर नंबर 5th और 8th को इनएक्टिव करता है, ठीक है, जिसकी वजह से कोएगुलेशन नहीं हो पाती है, ठीक है। लेकिन अगर एंटीकोएगुलेंट मतलब एंटीकोएगुलेंट है ही नहीं है, तो ब्लीडिंग जो है वो कंटिन्यूसली होती रहेगी, आपके जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं वो एक्टिव रहेंगे, उन्हें बंद करने वाला कोई स्टॉप पॉइंट नहीं है, स्विच ऑफ बटन नहीं है। सो ये एक ऐसा डिसऑर्डर होता है जो बाय बर्थ किसी में अगर प्रोटीन सी की डेफिशिएंसी है तो उसके ब्लड में वो एंटीकोएगुलेंट प्रेजेंट नहीं है। अगर एंटीकोएगुलेंट प्रेजेंट नहीं है, अगर कोई इंजरी होती है तो वो पेशेंट जो है या वो पर्सन जो है वो सरवाइव नहीं कर पाता। स्पेसिफिकली इन्फेंट्स के केस में बहुत जल्दी थ्रोम्बोसिस हो जाती है, सारा ब्लड क्लॉट हो जाता है, ब्लड क्लॉट हो जाता है तो इन्फेंट सरवाइव नहीं कर पाता। अगर उसको कोई जो आप कह दो इंजरी है वो ना भी हो तो भी वो सरवाइव नहीं कर पाता, क्योंकि हमें पता है कि बॉडी में नेचुरल एंटीकोएगुलेंट होना जरूरी है। इसी वजह से हमारा जो फ्लोइंग ब्लड है वो क्लॉट नहीं करता। हमारे बहुत सारे फैक्टर है ना, कि सब कुछ होने के बावजूद भी, क्लॉटिंग फैक्टर होने के बावजूद भी हमारा ब्लड क्लॉट क्यों नहीं करता। आपका हमारा ब्लड नॉर्मली फ्लो कर रहा है,
इसी वजह से, क्योंकि उसमें नेचुरल एंटीकोएगुलेंट भी प्रेजेंट है जो कि उसको कोएगुलेट नहीं होने देते। तो यहाँ वही चीज है, अगर किसी में बाय बर्थ ये एंटीकोएगुलेंट है ही नहीं तो उसका ब्लड जो है वो क्लॉट कर जाएगा, जम जाएगा, ब्लड क्लॉट हो गया, आपका ब्लड जो है सर्कुलेट नहीं कर रहा, ऑर्गन्स काम नहीं कर पाएंगे, ऑर्गन फेलियर, और जो इन्फेंट है वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। ठीक है, ओके मैम। मैम क्लियर एक हुआ? और क्वेश्चन मैम, जैसे मैम, यस हाँ मैम, हाँ हाँ मैम AB जो है मैम वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर है मैम, वो सारे ब्लड ग्रुप को ले सकता है मैम, पर मैम हाँ उसमें जी। क्या RH फैक्टर मैटर नहीं करता? जैसे हम कोई भी पर्सन का AB पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है और वो उसको मतलब वो तो एक्सेप्ट कर सकते हैं ना सारे, बट मैम जो डोनर है मैम वो B नेगेटिव हो या फिर A नेगेटिव हो, जबकि जो गेनर है वो AB पॉजिटिव है मैम, तो क्या ब्लड में कुछ इफेक्ट नहीं होगा? देखिए, जब हम ब्लड डोनेट करने की बात करते हैं या रिसिपिएंट की बात करते हैं तब हम उसमें RH फैक्टर को नहीं देखते, हम सिर्फ उसमें ये चीज देखते हैं कि उसमें ब्लड ग्रुप कौन सा है। जो AB ब्लड ग्रुप के साथ होंगे उसमें फैक्ट सिर्फ इतना होता है कि जो AB ब्लड ग्रुप होता है वो हर किसी से ब्लड इसलिए ले पाता है क्योंकि उसके पास किसी के लिए भी एंटीबॉडीज नहीं है। अगर आपके पास किसी भी चीज के लिए एंटीबॉडी नहीं है तो आपको कोई भी ब्लड दिया जाए वो बॉडी उसको एंटीजन नहीं मानेगी। एंटीजन कब मानती है? जब हमारी बॉडी में उसके लिए एंटीबॉडीज बनी होती है जो उसके साथ बाइंड करके उसको खत्म कर देती है। लेकिन जब आपकी बॉडी में कोई एंटीबॉडीज है ही नहीं, हमारे पास दो ही तरह के एबीओ सिस्टम में दो ही तरह की एंटीबॉडीज बनती है, या तो एंटीबॉडी ए बनेगी या एंटीबॉडी बी बनेगी। जिसमें ए और बी दोनों प्रेजेंट है, इट मींस उसके पास ना ए के लिए एंटीबॉडी है ना बी के लिए एंटीबॉडी है। जब एंटीबॉडी होगी ही नहीं, आप कैसा भी ब्लड उसको ट्रांसफर करो वो उसको रिसीव कर लेंगे। उसमें RH फैक्टर का कोई रोल नहीं रहता कि RH पॉजिटिव हो नेगेटिव हो। इसका इफेक्ट उन्हीं केसेस में होता है जब RH फैक्टर मदर या फीटस का अलग हो जाता है, उस केस में डिफरेंस आता है, तब उसको फॉरेन बॉडी कंसीडर किया जाता है, वहां पर रहता है इसका। तब वो जब कांटेक्ट में आता है तब उसकी एंटीबॉडीज जनरेट हो जाती है। तो मैम जैसे किसी का भी AB पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है मैम, तो वो B नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले इंसान से ले सकता है, उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा RH का, मतलब एज सच वैसा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा मैम, RH फैक्टर उसमें मैटर नहीं करेगा, तो उसमें कोई एलर्जी वगैरह नहीं होंगी? मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही है। एम आई ऑडिबल? यस मैम। Yes, Yes, ma'am. यस मैम। बीच में आवाज नहीं आ रही थी क्या? नो मैम। No, ma'am. नो मैम। थोड़ा नेटवर्क इशू हो गया होगा। देखिए, जो आप कह रहे हो ना नेगेटिव पॉजिटिव का, जब हम बात करते हैं वो चीज रहती है कि हाँ ठीक है नेगेटिव ब्लड ग्रुप है तो पॉजिटिव वाले को हम नहीं दे सकते। लेकिन जब हम डोनर्स की बात करते हैं ना, जैसे जब हम डोनर की बात करते हैं तब हम उसमें पॉजिटिव या नेगेटिव की बात नहीं करते, हम उसमें ये कहते हैं कि जो AB ब्लड ग्रुप है वो हर किसी से ब्लड ले सकता है। ठीक है, हाँ ये पॉजिटिव रहता है कि AB पॉजिटिव हो या AB नेगेटिव हो, वो मैटर करता है कि मैं B नेगेटिव से ब्लड नहीं ले सकती बिकॉज मेरा AB पॉजिटिव है। लेकिन अगर मैं AB नेगेटिव होंगी तो मैं B नेगेटिव से ब्लड ग्रुप ले सकती हूँ। ठीक है, मतलब जो मेरे RBCs होंगे ना उसमें एंटीजन कैसा प्रेजेंट है वो मैटर करता है। उस एंटीजन के बेसिस पे मेरी बॉडी डिफाइन होगी कि मैं कौन सा ब्लड ले सकती हूँ। अगर मैं AB पॉजिटिव हूं तो मैं हर तरह के पॉजिटिव वाले RH फैक्टर से ब्लड ले सकती हूँ, चाहे O पॉजिटिव है, A पॉजिटिव है, AB पॉजिटिव है, B पॉजिटिव है, सबसे ले सकती हूँ। लेकिन अगर मैं नेगेटिव हूं तो मैं सिर्फ उन्हीं लोगों से डोनेट अपने लिए ब्लड ले सकती हूँ, या उन्हीं के लिए मैं एक रेसिपिएंट की तरह काम करती हूँ जो नेगेटिव RH फैक्टर के साथ होंगे। ठीक है, तो मेरे जो RBCs हैं उसके ऊपर वो कोडेड है कि मेरे पास जो एंटीजन है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, मैम क्लियर हो गया? थ्रोम्बस वाला पॉइंट क्लियर हो गया हमारा। ये हमने ABO सिस्टम पढ़ लिया है ना, डिटेल में जी, आपको मैम। समझा दिया है। हाँ जी, हाँ जी। मैम जैसे अगर कोई B पॉजिटिव वाला है तो अगर हम उसमें A ब्लड ग्रुप से डालें तो मैम वो उसे कुछ सिकनेस होगी या फिर कुछ होएगा ही नहीं? आप देखो, आप तो ब्लड ग्रुप ही अलग कर रहे हो ना। किसी का एक ब्लड ग्रुप है, आप उसको कह रहे हो कि मैं उससे A वाले पेशेंट को B वाले पेशेंट का ब्लड दे दूं,
यस तो मैम। उसमें तो फैक्टर ही अलग हो जाएगा ना। जो ए पॉजिटिव होगा उसके लिए पास बी के लिए एंटीबॉडीज होगी। जैसे ही आप ब्लड ट्रांसफर करने की कोशिश करेंगे वो उस सेल्स के साथ साथ अपने खुद के सेल्स को भी डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देगा। इस वजह से कई बार कहते नहीं कि अगर गलत ब्लड चढ़ा दिया जाए तो डेथ भी हो जाती है, एलर्जिक रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो इतना ओवर एक्टिव हो जाता है कि अपने खुद के सेल्स को भी डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देता है। इस वजह से वो पर्सन सरवाइव नहीं कर पाता और ये बहुत जल्दी रिएक्शंस होती हैं। जैसे ही आपका ब्लड ट्रांसफ्यूज हुआ, गलत ट्रांसफ्यूज है तो साथ ही साथ डेथ हो सकती है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि आपने सुना होगा जिनका ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है उनको फीवर भी होता है। कई बार जितनी देर तक ब्लड ट्रांसफ्यूज होता है उनको फीवर भी होता है। वो इस वजह से रहता है, वो भी एक तरह की रिएक्शन होती है जब ब्लड ट्रांसफ्यूज होता है। एग्जैक्टली ट्रांसफर करो तब भी, मान लो एबी वाला पेशेंट है उसको आप एबी ही ग्रुप दे रहे हो, दूसरा रेसिपिएंट जो है वो डोनर और रेसिपिएंट दोनों एक ही है, लेकिन क्या रहता है कभी कभी कुछ ब्लड में एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उन एंटीजन्स के लिए अगर हमारे ब्लड में एंटीबॉडीज प्रेजेंट होगी तो वो उसके साथ बाइंड करेगी। वो हिमोलिसिस नहीं करेगी, आपके आरबीसीज का ब्रेकडाउन नहीं करेगी, लेकिन उस चीज को रिमूव करने के लिए बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा देगी। तो इस टाइम पे कई बार जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है तो जो फीवर जैसी प्रॉब्लम है वो आ जाती है, जो आपकी बॉडी का टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है। अलग ब्लड मैम ग्रुप का चढ़ाओगे तो वो खत्म हो जाएगा। हाँ जी ओके मैम, मैम थैंक यू। मैम कई बार होता है कि किसी को और ब्लड दे रहे हैं तो वहाँ पे होता है कि जो ब्लड लेते रहते हैं उनका हार्ट बीट ज्यादा ये तेज होता है, ऐसा क्यों? टेंशन, एंजाइटी, मेरा ब्लड जा रहा है, बहुत नहीं सारे मैम, जो फैक्टर ले होते रहे हैं हैं। उनका ऐसा क्यों होता है मैम? जो ले रहे हैं उनका क्यों होता है, उनके केस में भी वही सेम चीज है जैसे मैं आपको बता रही हूँ। बॉडी की इम्यूनिटी, बॉडी के अगर आप बाहर से कोई चीज उसमें एंटर कर रहे हो जो हमारी अपनी नहीं है, ठीक है, तो बॉडी में चेंजेस तो आएंगे ना उस चीज के लिए। ठीक है, अब हो सकता है कि जब आप ओवर, मान लो एक चीज रहती है आपने बहुत ज्यादा ब्लड ट्रांसफर कर दिया, ओवरलोड कर दिया, उस वजह से भी ये दिक्कत आ सकती है। ऐसा नहीं है कि एक दिन में आपने 10-15 बॉटल्स चढ़ा दी ठीक है पेशेंट ठीक हो जाएगा। हर चीज की एक लिमिट रहती है। अगर आप मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हो तो ऐसी दिक्कत आती है जैसे आप कह रहे हो कि हाँ आपका हार्ट रेट जो है वो बढ़ जाता है, ओवरलोड हो जाता है। जो ब्लड है वो हमारी बॉडी में ओवरलोड हो जाता है, दूसरी तरह की रिएक्शंस करनी स्टार्ट कर देता है, जिस वजह से ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है। नॉर्मली कुछ चेंजेस आते, कईयों में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कुछ में थोड़ी बहुत चेंजेस आते हैं। तो कुछ बॉडी की फिजियोलॉजी पे भी डिपेंड करता है आपकी बॉडी दूसरे बॉडी से आए हुए ब्लड को कैसे कंसिडर कर रही है, वो एंटीजन मान रही है या एक्सेप्ट कर रही है, ये क्या चीज है। ये सारे फैक्टर उसमें रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। ठीक है, मैम कई बार देखते हैं कि कोई डॉक्टर वगैरह आते हैं तो किसी पेशेंट को पानी चढ़ाते हैं तो पता चलता है कि वहाँ भी उनका मतलब कहीं ना कहीं वो अजीब तरीके से उनका मतलब बॉडी काम करता रहता है, तो वहाँ भी क्या यही क्या प्रॉब्लम होता चढ़ाते है? हैं, एक मिनट, क्या चढ़ाते हैं? मतलब वाटर मैम, वो पता नहीं, नाम नहीं पता, वो बताते हैं कि पानी चढ़ा रहे हैं ऐसे। सेलाइन, सेलाइन चढ़ाते हैं। वो इलेक्ट्रोलाइट्स यस मैम। होते हैं उसमें, डेक्सट्रोज चढ़ाते हैं। सिंपल वाटर नहीं होता, वो सेलाइन वाटर होता है इलेक्ट्रोलाइट्स पूरे करने के लिए, या फिर डेक्सट्रोज चलाया जाता है। वो ऐसा वो रहता है आपका आईवी सोल्यूशन जो आप कह रहे हो। हाँ, फिर उससे मैम उस केस में भी यही प्रॉब्लम होता हो कि वो एंजाइटी मतलब डर के मारे उनका हार्ट बीट ये सब वगैरह? नहीं 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 नहीं, उस केस में नहीं ऐसा होता। उसमें हो सकता है उसको कोई और भी बीमारी हो। कई बार कईयों को मैम आवाज रुक गई आवाज नहीं आ रही। आपकी वॉइस नहीं आ आपकी आवाज नहीं आ रही है। डॉक्टर के पास जाते नहीं है। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है? नो मैम आपकी आवाज नहीं आ रही मैम। अभी भी नहीं आ रही क्या? अब आ Yes, रही है ma'am, मैम, अब आ रही है। पहले रुक गई। पहले आपने क्या बोला, सुनाई नहीं दिया। मैंने ये कहा, ये बोल रहे हैं कि ऐसा भी होता है कि जब हम कभी ड्रिप्स लगी होती हैं, डेक्सट्रोज चढ़ रहा होता है, या सेलाइन की बोतल आपको लगी होती है, तब भी कभी ऐसा होता है कि पेशेंट घबरा जाता है। ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं है उसकी हार्ट बीट बढ़ जाए। देखिए, अगर कोई हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है ऑब्वियसली वो किसी ना किसी डिजीज की वजह से आया है। अगर उसका इलेक्ट्रोलाइट लेवल डिसबैलेंस हो रखा है तब भी उसमें बहुत सारी ऐसी दिक्कतें होंगी जिसकी वजह से उसकी जो हार्ट रेट है वो बढ़ सकती है। सेकंड कंडीशन ये रहती है कि कई बार हमें नीडल का, ड्रिप का फोबिया होता है। आपने देखा कईयों को इंजेक्शन का फोबिया होता है।
कईयों को डॉक्टर का फोबिया होता है। इस वजह से कई बार लोगों को हाइपरटेंशन जैसी दिक्कत भी हो जाती है, हाई ब्लड प्रेशर भी हो जाता है। उसमें ऐसा रहता है जिसे व्हाइट कोट हाइपरटेंशन भी कहते हैं। कई बार हम पर्सन को देख के इतना घबरा जाते हैं कि हमारा जो बीपी लेवल है वो बढ़ जाता है। सो पॉसिबली कि बहुत बार ऐसी एंजाइटी की सिचुएशन भी आती है कि हम ना चाहते हुए भी हमारे जो हार्ट बीट हो जाती है वो बढ़ जाती है। बहुत सारे रीजन ऐसे हो सकते हैं। उसमें ये एक रीजन नहीं है कि इलेक्ट्रोलाइट देने की वजह से है, वो बीमार है, उसको ड्रिप से डर लगता है, उसको डॉक्टर से डर लगता है, कैन बी एनी काइंड ऑफ फैक्टर। ऐसे कोई भी एटियोलॉजिकल फैक्टर हो सकते हैं जिसकी वजह से उसकी हार्ट बीट बढ़ जाए, सोल्यूशन की वजह से नहीं होता। हाँ, ये अलग चीज है, आप किसी डायबिटिक पेशेंट को डेक्सट्रोज चढ़ाओगे तब उसके साथ जरूर कुछ ना कुछ हो सकता है। वो उसमें पहले ही ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई है, शुगर लेवल बढ़ रखा है, अब बाहर से और डेक्सट्रोज दे रहे हो, ऑब्वियसली उसके सारे बॉडी फंक्शंस काम करना बंद कर सकते हैं, हार्ट फेल भी हो सकता है, किडनीज भी काम करना बंद कर सकती हैं। इसलिए पूछा जाता है, जब भी हॉस्पिटल लाया जाता है सारी चीजें देखी जाती है। आप कई बार कहते हैं ना, हमारा ब्लड शुगर लेवल चेक कर दिया, हमारा ये देख लिया, इसकी तो जरूरत नहीं थी। अगर वो चीज सब नहीं देखेंगे तो आपका जो लेवल है वो मॉनिटर नहीं कर पाएंगे वो। फिर ऐसा ही होगा कि पेशेंट को अगर डायबिटीज होगी भी तो भी वो बाहर से डेक्सट्रोज चढ़ाएंगे और पेशेंट खत्म। ठीक है, ऐसी कंडीशन में हो सकता है कि अगर आपको नहीं मालूम है तब वो दिक्कत आ सकती है, अदरवाइज इलेक्ट्रोलाइट चढ़ाने से ऐसा कोई डिसबैलेंस नहीं होता। ठीक है, ओके मैम। चलिए मैम? आगे स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, बोलो। हम फिर तो अगर किसी को ऐसी कोई साइड इफेक्ट्स वाली चीजें पता है जिससे मतलब बंदा मर भी सकता है तो पर्पसली डेथ भी हो सकती है, जानबूझ के भी कर सकता है लोग। हाँ, वो तो क्रिमिनल माइंड है ना, क्रिमिनल तो कुछ भी कर सकता है। क्रिमिनल तो ऐसा भी कुछ कर सकता है कि खाली बोतल लगा दी, मान लीजिए भरी हुई बोतल लगी हुई है, खाली बोतल लगा दी, खत्म, एयर एम्बोलिज्म हो गया, आपके ब्लड में एयर बबल आ गया, वो जाकर आपके हार्ट में इकट्ठा हो गया, बस हार्ट काम करना बंद, पर्सन खत्म। मैम एक ऐसी भी मेडिसिन आती है मतलब जिससे हम कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, मतलब कोई बहुत सारी मेडिसिन ऐसी होती ड्रग है। का। हाँ, हम तो मेडिकल स्टोर पर ऐसे अवेलेबल थोड़ा करा देते होंगे वो लोग। नहीं नहीं, आप ओटीसी मेडिकेशंस होती हैं जो आपको बिना प्रिस्क्रिप्शन के मिल जाती हैं। प्रिस्क्रिप्शन पढ़ना शुरू करा होगा ना आपने। तो मैम वही तो ऐसी ऐसी चीजें जिससे पता कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। ये तो अगर कॉमन मेडिकल स्टोर पर तो हर कोई आदमी बोतल लेके क्रिमिनल बना फिर रहा होगा। हाँ, तो वही चीज है, इसलिए तो हम कहते हैं ना कि बिना प्रिस्क्रिप्शन के मेडिकेशंस नहीं देनी होती हैं, अनलेस एंड अनटिल वो ओटीसी मेडिकेशंस ना हो, ओवर द काउंटर मेडिकेशंस ना हो। आप अगर पैरासिटामोल लेने जाएंगे तो वो आपसे ये नहीं कहेंगे हाँ भाई पर्ची दिखाओ, बिकॉज दीज आर द ओटीसी मेडिकेशन, ओवर द काउंटर मेडिकेशन, पेन किलर्स हैं, एंटीपायरेटिक्स हैं, ठीक है, या फिर आपके कोई ऑइंटमेंट्स हैं, स्किन क्रीम्स हैं, ये सारी चीजें अवेलेबल हो जाती है। लेकिन अगर आप ये कहोगे कि हाँ भाई मुझे आप ये बीपी की ये वाली दवाई है, ये वाली दवाई दे दो, दे विल आस्क कि आपका प्रिस्क्रिप्शन कहाँ है। और आइडियली प्रैक्टिस में ऐसा रहता है कि आप पुरानी प्रिस्क्रिप्शन के बेसिस पे दोबारा से मेडिकेशंस नहीं ले सकते, आपको दोबारा से प्रिस्क्रिप्शन लिखवाना पड़ता है डॉक्टर से। ये तो हम लोगों की बड़ी रॉन्ग प्रैक्टिस रहती है कि पुराना प्रिस्क्रिप्शन उठा के ले जाते हैं, बहुत से लोग करते हैं ऐसे, और मेडिकल स्टोर वाले को कहेंगे भाई ये दवाइयां दे दो, ठीक है, पर ऐसा नहीं होता। तो बाकी वो अलग चीज है कि किसी ने मारना ही हो, इंटेंशनली सोच ही रखा हो, तो उसके पास बहुत सारे तरीके हैं, फिर तो कुछ भी कर ले वो, है ना। क्यों दोबारा से क्या डॉक्टर सानू को देखना स्टार्ट कर दिया, क्रिमिनल माइंड। नहीं अभी सुना था कहीं। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। तो मैम ब्लड कैंसर में कौन सी कंडीशन होती है? कौन सी कंडीशन होती है ब्लड कैंसर में? तो बता, बहुत तरह के ब्लड कैंसर होते हैं, बहुत जैसे सारे। हमने सुना है ना कि ब्लड कैंसर में कई बार पेशेंट को ब्लड चढ़ाया जाता है, तो क्या होता है वो ब्लड क्यों चढ़ाया जाता है? वो ब्लड अंदर ही खत्म हो रहा है? नहीं, ब्लड कैंसर के टाइम पे क्या हो रहा है, ओवर ग्रोथ होनी शुरू हो गई है, ठीक है, आपके सेल्स जो हैं वो डैमेज होने स्टार्ट हो गए हैं और वो ढंग से काम ही नहीं कर पा रहे हैं, ओवर ग्रोथ हो गए, जो उन्हें काम करना है वो हो नहीं पा रहा है। इस वजह से वो सोचते हैं कि हम बाहर से कुछ ऐसे सेल्स दिए जाएं जो बिल्कुल हेल्दी सेल्स हो, तो उससे इससे सोचा जाता है कि शायद कंडीशन इंप्रूव हो जाए। लेकिन ब्लड कैंसर वाला पेशेंट ज्यादा टाइम सर्वाइव नहीं कर पाता, क्योंकि ब्लड ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, और ब्लड आपको पता है पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। इट मीन्स अगर उसका कैंसर वाला पॉइंट एक जगह से स्टार्ट हुआ तो वो कैंसर पूरी बॉडी में स्प्रेड कर जाता है। हर तरह के कैंसर की अलग अलग स्टेजेस होती हैं। कुछ ऐसे कैंसर होते हैं जो हमेशा 3rd स्टेज या 4th स्टेज में जाके ही डायग्नोज होते हैं, उससे पहले पता ही नहीं चलता कि पेशेंट को कैंसर भी है।
ऐसा भी रहता है। बॉडी में बहुत माइल्ड से सिम्टम्स आते हैं और हम लोग ऐसे हैं जो इग्नोर कर देते हैं। जैसे आपका पेनक्रेटिक कैंसर रहता है, इसके जर्नली डायग्नोसिस 3rd स्टेज में जाके होता है, जर्नली। इससे पहले पता ही नहीं चलता है कि पेशेंट को पेनक्रेटिक कैंसर है, और जितनी स्टेज वास्ट हो जाती है उतना पेशेंट को बचाना मुश्किल हो जाता है। क्या होता है पेनक्रेटिक कैंसर? पेनक्रेटिक कैंसर, आपकी पेनक्रियाज में कैंसर होना स्टार्ट हो जाता है, वहां के सेल्स मल्टीप्लाई होने शुरू हो जाते हैं अब्रप्टली, मैलिग्नेंसी हो जाती है। ठीक है, अब टॉपिक स्टार्ट कर लो जरा। चलिए, हम लोगों ने कल तक ये स्टडी कर लिया था आपका कि एबीओ सिस्टम क्या है। ठीक है, उसके बाद हमारा था कि आपका जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम पे ऐसे कौन कौन सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस होते हैं या कौन कौन सी डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्प्लिकेशंस होती है। कॉम्प्लिकेशंस का मतलब है कि अगर आपने ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर दिया, उसके बाद क्या पता कुछ ऐसी चेंजेस आ जाए जो बॉडी को अफेक्ट करना स्टार्ट करे, जिसमें सबसे पहले रहती है ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। जो मैंने आपको बताया, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस में क्या रहता है, कई बार ब्लड ट्रांसफ्यूज करने के टाइम पर बॉडी में फीवर जैसी कंडीशन, चिल्स जैसी कंडीशन आनी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि जो डोनर का ब्लड होता है उसमें ऐसा कई बार होता है कुछ एंटीजन प्रेजेंट होते हैं जिसकी एंटीबॉडी रिसिपिएंट में ऑलरेडी प्रेजेंट होती है, और वो उसके साथ बाइंड करके फीवर या चिल्स जैसे कुछ सिम्टम्स देने स्टार्ट कर देती है। ठीक है, तो इस तरह की कंडीशंस होती है जब ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, या फिर ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज। आपको पता है कि जब भी ब्लड को ट्रांसफ्यूज किया जाता है तो हमेशा उस पर्सन से पूछा जाता है आपको कोई डिजीज तो नहीं है। सिर्फ ऐसा नहीं कि एचआईवी ही ब्लड ट्रांसफ्यूजन से स्प्रेड होती है, बहुत सारे वायरल डिजीज है, हेपेटाइटिस है, जीका वायरस की डिजीज है। वायरल इन्फेक्शंस जो हैं वो आपके ब्लड ट्रांसफ्यूजन से बहुत इजीली स्प्रेड हो सकते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन ट्रांसफर हो सकते हैं। एचआईवी की तो कॉमन ही है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन से स्प्रेड होता है, इसीलिए जिस भी टाइम पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन का टाइम होता है उस टाइम ये देखा जाता है कि पर्सन जो है वो हेल्दी पर्सन है, उसको कोई डिजीज तो नहीं है, या फिर ही इज प्रोन टू डिजीज। मतलब ऐसा तो नहीं कि उसकी बॉडी में कुछ चेंजेस आ रहे हैं तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मे बी पॉसिबली कुछ टाइम बाद इसको ऐसी डिजीज हो सकती है। तो अगर हम उसका ब्लड स्टोर करें तो उसमें कहीं ना कहीं वो पर्टिकुलर एंटीजन प्रेजेंट होगा, वो माइक्रोबियल कोई कंटामिनेशन हो सकती है, तो वो किसी तरह की डिजीज को ट्रांसमिट कर सकती है। एक केस रहता है जब मैसिव ट्रांसफ्यूजन होता है। जैसे मैंने आपको मैसिव ट्रांसफ्यूजन का पहले भी बताया, हमारे पास एक तरह का टाइम पीरियड रहता है कि एक दिन में आपको कितना ब्लड जो है वो है। ये नहीं है कि आपका जितना मन आए आप उतना ज्यादा से ज्यादा जो है ब्लड ट्रांसमिट कर सकते हैं। ऑन एन एवरेज अगर हम देखा जाए तो 24 आवर्स का जो टाइम पीरियड रहता है, एक दिन में हम तकरीबन 10 यूनिट्स तक का जो ब्लड है वो ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप 10 यूनिट्स से ऊपर जाते हैं तो आपका जो ब्लड है उसमें कोएगुलोपैथी होने के चांसेस है, कोएगुलेशन होने के चांसेस है। ऐसा इसलिए रहता है क्योंकि जैसे ही आप एक्स्ट्रा ब्लड ट्रांसफर करना स्टार्ट कर देते हैं, हमारे जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं वो डाइल्यूट हो जाते हैं। क्लॉटिंग फैक्टर डाइल्यूट हो जाते हैं मतलब आपका जो ब्लड है वो क्या हो जाएगा, वो एक जगह इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। डाइल्यूशन होने के साथ साथ जो ब्लड हम बाहर से लेते हैं उसमें कई बार ऐसा रहता है कि प्लेटलेट्स ना भी हो। ठीक है, तो जो पैक्ड रेड ब्लड सेल्स हम ट्रांसमिट करते हैं, रेड ब्लड सेल स्पेसिफिकली जब हम ट्रांसमिट करते हैं तो उसमें प्लेटलेट नहीं होते। ठीक है, तो अगर उसमें प्लेटलेट नहीं होते इट मींस कि देयर कैन बी अ चांसेस कि हमारा ब्लड जो है कोएगुलेट कर जाए। सेकेंड, आपका जो वॉल्यूम है बॉडी का उसमें क्योंकि आपने एक्सेसिवली ब्लड ट्रांसमिट कर दिया, करे जा रहे हैं 15 पैकेट 20 पैकेट, ओवरलोड हो जाता है बॉडी। ठीक है, वॉल्यूम बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। देन ओवरलोड की वजह से आपका बॉडी टेम्परेचर भी कम हो जाता है, हाइपोथर्मिया की कंडीशन हो जाती है। देन अगर बहुत ज्यादा ओवर आपका आरबीसीज ट्रांसफर हो गए हैं तो हाइपरकैलेमिया की भी कंडीशन हो जाती है, पोटेशियम का लेवल हमारी बॉडी में कम हो जाता है, क्योंकि जो हमारे स्टोर्ड आरबीसीज होते हैं उनमें कई बार क्या रहता है, लाइसिस होनी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि जो स्टोर्ड आरबीसीज होते हैं आपकी बॉडी में ओवर ट्रांसमिट करने की वजह से कई बार डिस्ट्रॉय भी हो जाते हैं, जिसकी वजह से हाइपरकैलेमिया जैसी कंडीशन भी हो जाती है। हाइपरकैलेमिया का मतलब होता है पोटेशियम का लेवल कम हो जाना। तो जब बहुत ज्यादा
ट्रांसमिट होना शुरू हो जाता है तब भी हमारी बॉडी में कॉम्प्लिकेशंस है। मींस जैसे हम कहते हैं ना एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, सेम कि आप अगर ओवरलोड कर दोगे ब्लड से बॉडी को तो वो भी नुकसानदायक है। ठीक है, आईवी फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन, जब आप आईवी उस चीज को दे रहे हैं, अगर उसमें किसी तरह से मान लीजिए कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रोबियल कंटामिनेशन है, तब भी हमें अलग अलग डिजीज हो सकती है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया इनकम्पैटिबिलिटी, एक तो मैंने आपको बताया कि जब हमारी बॉडी में इनकम्पैटिबिलिटी हो जाए, ठीक है, एलर्जिक रिएक्शंस हो ही जाती हैं अगर आप किसी दूसरे का ब्लड ट्रांसफ्यूज करो, और अगर नहीं भी करते हो तब भी ऐसा रहता है कि एंटीजन प्रेजेंट होने की वजह से फीवर या चिल्स जैसी कंडीशन रहती है। डिजीज की ट्रांसमिशन मैंने आपको बता दी, ठीक है, वायरल, बैक्टीरियल या फिर जो स्पेसिफिकली हम सबसे ज्यादा जानते हैं एड्स। ठीक है, तो ये जो डिजीज रहती हैं ये ब्लड के थ्रू ट्रांसमिट हो जाती हैं। ठीक है, मैसिव डिफ्यूजन के मैंने आपको बताया, हाइपोथर्मिया हो जाता है, बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाएगा। ठीक है, आपका जो पोटाशियम का लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, या फिर आपका जो एसिड बेस बैलेंस है, ठीक है, एसिड बेस बैलेंस मतलब जो हमारा एसिड का और जो बेस का लेवल है वो पूरी तरह से चेंज हो जाएगा, क्योंकि आपने ओवरफ्लो कर दिया, वॉल्यूम बढ़ने की वजह से हर तरह का फैक्टर जो है वो वेरी हो जाएगा। देन कॉम्प्लिकेशन विद जर्नल आईवी फ्लूइड, जो मैंने आपको बताया, जर्नल आईवी फ्लूइड में वही है जैसे एयर एम्बोलिज्म हो जाता है। अगर आप खाली बॉटल चला रखी है, ठीक है, तो उसके बबल्स जो है हमारे ब्लड सर्कुलेशन में एंटर करेंगे और वो कहीं पर भी जाकर जो है एम्बोलस कर सकते हैं, ब्लड क्लॉट बना सकते हैं। क्लॉट बनते ही उस एरिया में ब्लड सप्लाई रुक जाएगा, ब्लड सप्लाई नहीं तो ऑर्गन सर्वाइव नहीं कर सकता। ठीक है, सो दीज आर द कॉम्प्लिकेशन दैट वी कैन सी विद योर डिफरेंट काइंड ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ठीक है, सो ब्लड ट्रांसफ्यूजन में हमें इन सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। देन वी हैव योर पॉइंट दैट इज रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम। आपके टॉपिक का लास्ट पार्ट है रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम। रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम, जिसको आप मोनोसाइट मैक्रोफेज सिस्टम भी कहते हैं, मोनोन्यूक्लियर फेगोसाइट सिस्टम भी कहते हैं, या फिर लिम्फो रेटिकुलर सिस्टम भी कहते हैं। ऐसा सिस्टम जहां पर हम उन सेल्स को इकट्ठा करते हैं दैट हैज द प्रॉपर्टी ऑफ फेगोसाइटोसिस। वो सेल्स जिनके फेगोसाइटिक प्रॉपर्टी होती है उन सबको हम एक जगह क्लब कर लेते हैं। उस क्लबिंग को, उस सिस्टम को हम कहते हैं रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम। ठीक है, अलग अलग लोकेशंस पे हैं, जब उनको कंबाइन कर लेते हैं वी विल कंसिडर इट एज रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या रहता है, ये जो हमारे सेल्स होते हैं हमारे टिश्यूज में प्रेजेंट होते हैं, जो किसी तरह के टॉक्सिन, पार्टिकल्स या कोई भी अनवांटेड मटेरियल है उसको एनगल्फ करता है और उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, मैक्रोफेजेस का काम यही होता है ना कि आपके जितने भी अनवांटेड मटेरियल है उसको अपने अंदर एनगल्फ कर लेना और उसको फेगोसाइटाइज कर देना, डैमेज कर देना। तो ये सारे जो हमारे मोनोसाइट, मैक्रोफेज, दीज आर द सिस्टम दैट इज योर रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम। ठीक है, इसमें वही चीज बताया, जिनके पास हाई फेगोसाइटिक प्रॉपर्टी होती है उन्हीं सेल्स को हम एक साथ क्लब करते हैं, उसी को हम रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम कहते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चीजें आ सकती हैं, मोनोसाइट्स हैं, ठीक है, मोबाइल या वॉन्डरिंग टिश्यू आपके जिसको हम मैक्रोफेजेस कहते हैं, या फिक्स टिश्यू मैक्रोफेजेस हैं। ठीक है, वॉन्डरिंग का मतलब होता है जो घूमते रहते हैं। ठीक है, मोबाइल जिनकी मूवमेंट रहती है, ऐसे मैक्रोफेजेस जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। ठीक है, तो these are the monocytes, mobile tissue macrophages or fixed tissue macrophages. These all combine your RES system. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द मोनोसाइट। मोनोसाइट जो हैं these are the largest leukocytes. ठीक है, ये जो हैं हमारे ब्लड में इमेच्योर सेल के टाइम पे प्रेजेंट रहते हैं और दे हैव द एबिलिटी टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शियस एजेंट। आफ्टर 72 आवर्स क्या होता है, ये हमारे टिश्यूज में चले जाते हैं, इन टिश्यूज दे बिकम मैक्रोफेजेस। ठीक है, सो मोनोसाइट्स आफ्टर 72 आवर्स यानी 2 दिन के बाद, 2 से 3 दिन के बाद वो आपके टिश्यूज के अंदर एंटर कर जाता है और वहां पर आपके मैक्रोफेजेस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जो वो आपका सेल है उसके बीच में अंदर सारे लाइसोसोम्स भरे होते हैं मैक्रोफेजेस में, और वही लाइसोसोम्स क्या करते हैं, डिफरेंट एंजाइम्स को रिलीज करके फॉरेन बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है, सो मोनोसाइट्स आफ्टर 72 आवर्स एंटर इन द टिश्यू एंड कन्वर्ट्स इनटू टिश्यू मैक्रोफेज। ठीक है,
फंक्शंस वही, दे एक्ट एज अ स्क्वेंजर्स। स्क्वेंजर्स होते हैं जो खा लेते हैं। आपने वैसे भी कभी बायोलॉजी में या साइंस में कभी पढ़े होंगे, स्क्वेंजर्स पढ़े हैं? यस मैम। यस यस मैम। मैम। जो पढ़े दूसरी हम। चीजों को खा जाते हैं, ईट कर लेते हैं, ऐसे कुछ एनिमल्स, बर्ड्स वगैरह रहते हैं। आपने वल्चर वगैरह का नाम सुना होगा। यस मैम। यस मैम। यस हम है ना? सुना है। हाँ, तो ये जो हमारे मैक्रोफेजेस हैं ये भी बिल्कुल वैसे ही हैं। ये क्या करेंगे, जो दूसरे टिश्यूज हैं, जो दूसरे फॉरेन बॉडी है, ये उनको जो है ईट अप कर लेते हैं, खा लेते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है। एक टाइम पर जो हमारे अराउंड 100 बैक्टीरिया जो हैं मोनोसाइट, उनको अपने अंदर एनगल्फ करके उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है। अब उसमें डिस्ट्रॉय करने में सिर्फ ये नहीं है कि वो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करते हैं, वो किसी भी बड़े से बड़े जो फॉरेन बॉडी है, कोई पार्टिकुलेट मैटर है, उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। पुराने डेड टिश्यूज हैं उन्हें डिस्ट्रॉय कर देगा। सेनाइल सेल्स हैं उन्हें डिस्ट्रॉय कर देगा। अदर देन दैट, मतलब सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं, पुराना जो भी कहते हैं ना वेस्ट मटेरियल बॉडी में पड़ा हुआ है, कोई आपके टिश्यूज डिस्ट्रॉय हो गए हैं, खराब हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, उन सबको वो जो है डिस्ट्रॉय कर देता है। व्हाट डू यू मीन बाय सेनाइल सेल्स? मैम जी मैम नेटवर्क इशू के कारण पता नहीं चला मैम, सेकंड वाले से आप बता दो एक बार फिर। बता देती हूँ। पहले बताइए सेनाइल सेल्स क्या होते हैं? What do you mean by senile cells? Am I audible? यस मैम। यस मैम। बताइए सेनाइल सेल्स क्या होते हैं? सेनेसेंस से रिलेटेड होते हैं, जो ओल्डर एज में जो सेल्स मतलब बॉडी में होते हैं सेनेसेंस पीरियड में। आपकी आवाज नहीं आ रही। यस मैम। ठीक है। या फिर am I audible? मैम नो मैम, आपकी आवाज नहीं सुना पहले वाला, दोबारा बोल दो। कुछ भी नहीं सुना मैम। यस मैम। बेसिकली क्या रहता है, जो सेनाइल होता है, सेनाइल का मतलब होता है ओल्ड, पुराने। ठीक है। तो जो सेनाइल सेल्स होते हैं वो क्या रहते हैं, कुछ टाइम के बाद जब हमारे सेल्स का लाइफ स्पैन खत्म हो जाता है, दे बिकम ओल्ड। तो जो हमारे मोनोसाइट्स होते हैं वो कोई भी पार्टिकुलेट मैटर है, पुराना डेड टिश्यू है, या जो भी पुराने सेल्स है, उसको अपने अंदर एनगल्फ कर लेते हैं और उन्हें डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है। मतलब क्लीनिंग करते हैं इन शॉर्ट। ठीक है। अलॉन्ग विद द मैक्रोफेजेस दैट इज इन्वॉल्व इन योर फेगोसाइटोसिस, ये आपके जो नेक्रोटिक मटेरियल है उसको भी खत्म करता है। नेक्रोसिस का मतलब होता है सेल डेथ। ठीक है। यानी जो टिश्यूज डेड है, सेल डेड है, उनको भी ये डिस्ट्रॉय कर देता है। एंड अलॉन्ग विद योर बी सेल्स एंड टी सेल्स, यानी बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट के साथ मिलकर ये ह्यूमोरल एंड सेलुलर इम्यूनिटी जनरेट करते हैं। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ मोनोसाइट्स। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव वॉन्डरिंग टिश्यू मैक्रोफेजेस। वॉन्डरिंग का मतलब मैंने आपको समझाया, जो मूवमेंट में रहते हैं। ठीक है। दोज हु आर मूविंग इन योर ब्लड स्ट्रीम। ठीक है। सो जो मोनोसाइट्स होते हैं, बिफोर कन्वर्टेड इनटू मैक्रोफेजेस, दे आर इन द स्टेट ऑफ वॉन्डरिंग। ठीक है। जब 72 आवर्स के बाद मोनोसाइट जो है टिश्यूज के अंदर एंटर करते हैं ना, मीनवाइल वो जो टाइम होता है, ठीक है, जब वो ब्लड को छोड़ के आपके टिश्यू में जाते हैं और वहां जाके एक्टिवेट होते हैं, दैट टाइम इज नोन एज द वॉन्डरिंग टिश्यूज टाइम। ठीक है। सो दैट्स व्हाई वी कंसीडर देम एज अ वॉन्डरिंग मैक्रोफेजेस। ठीक है। सो मोनोसाइट ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ मैच्योरेशन, उनका जो साइज है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है। एंड दे स्टार्ट कंटेनिंग डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनेलिज। उनमें जो भी बहुत सारी ऑर्गेनेलिज होती हैं वो डेवलप होनी स्टार्ट हो जाती है, जैसे आपकी गोल्जी बॉडीज है, माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम्स हैं। ये सारी की सारी चीजें जो हैं, जो आपके मोनोसाइट्स हैं, उनमें डेवलप होनी स्टार्ट हो जाती है। अलॉन्ग विद दैट उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी डेवलप हो जाते हैं, उनका लेवल बढ़ जाता है। ठीक है। जब लेवल बढ़ जाता है तब आपके मोनोसाइट्स जो हैं वो मैक्रोफेजेस में कन्वर्ट हो जाते हैं एंड दे स्टार्ट डिस्ट्रॉइंग द डिफरेंट फॉरेन बॉडी मटेरियल। ठीक है। समझ में आया वॉन्डरिंग टिश्यू मैक्रोफेजेस क्या है? यस मैम।
Yes, देन ma'am. वी हैव फिक्स टिश्यू मैक्रोफेजेस। अब हमने कहा कि एक ऐसे मैक्रोफेजेस होते हैं जो ब्लड स्ट्रीम में घूमते रहते हैं। वो कौन से होते हैं? जब तक मोनोसाइट आपका ब्लड छोड़कर आपके टिश्यू में जाता है, वो बीच का जो टाइम होता है उसमें वो घूमता रहता है। लेकिन हमारे कुछ ऑर्गन्स ऐसे हैं जिसमें ऑलरेडी फिक्स्ड कुछ हमारे मैक्रोफेजेस प्रेजेंट होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्गन। कौन से ऑर्गन कौन से साइट पे वो प्रेजेंट है उसके ऊपर डिपेंड करता है कौन से मैक्रोफेजेस है। जैसे अगर हम लीवर की बात करें तो लीवर में जो मैक्रोफेजेस है उनको हम कुफर सेल कहते हैं, ठीक है। अगर लंग्स की बात करें तो वहां पर एल्वियोलर मैक्रोफेजेस होते हैं। आपके स्किन्स में लैंगरहैंस सेल्स होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू में हिस्टोसाइट्स होते हैं, आपके सीएनएस में माइक्रोग्लिया सेल्स होते हैं, बोन्स में ऑस्टियोक्लास्ट होते हैं, ठीक है। देन इन द स्प्लीन बोन हमारे पास रेटिकुलर या फिर डेंड्राइटिक सेल्स होते हैं। तो ये सारे के सारे जो हैं मैक्रोफेजेस है, लेकिन फिक्स टिश्यू मैक्रोफेजेस है, मतलब ये हमारे उस पर्टिकुलर टिश्यू में ऑलरेडी फिक्स्ड है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि कुफर सेल घूमकर आपके लंग्स में पहुंच जाएंगे। दीज आर स्पेसिफिक टू अ टिश्यू, यानी अगर लिवर में प्रेजेंट है तो लिवर में ही रहेंगे, ठीक है। सो दीज आर नोन एज द फिक्स्ड टिश्यू मैक्रोफेजेस, जो हमारे बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स में ऑलरेडी फिक्स्ड है, ठीक है। प्रॉपर्टी सबकी एक जैसी है, सारे के सारे जो है मैक्रोफेजेस है। समझ में आया? यस मैम। आपको याद होगा मैंने ऑस्टियोक्लास्ट को पहले भी कहीं एक्सप्लेन किया है। मैम किसको? आवाज नहीं आई। ऑस्टियोक्लास्ट को हमने थोड़ा पहले भी डिस्कस किया है। कहाँ डिस्कस किया ऑस्टियोक्लास्ट को? हम दो पढ़ाए थे, ऑस्टियोब्लास्ट ऑस्टियोक्लास्ट, हम साथ साथ में पढ़ाए थे आपने। मैंने डिफरेंस भी बताया था उस टाइम पे। आपको बोला था ब्लास्ट का मतलब होता है इमेच्योर, साइट का मतलब होता है मैच्योर, लेकिन मैंने आपको कहा था ऑस्टियोक्लास्ट भी होते हैं। साथ साथ सुनते नहीं क्या? लिखते नहीं हो क्या साथ साथ नोटबुक में? जब थोड़ा बहुत एक्सप्लेन होता है तो कुछ लिख लिया करो ना, याद रहा करेगा। यस मैम, डिस्ट्रॉइंग सेल्स होते हैं, उसको हाँ। क्लास बोलते हैं। हाँ, क्लास को हम डिस्ट्रॉइंग सेल बोलते हैं बिकॉज दीज आर द मैक्रोफेजेस, ठीक है। तो अगर आप ऑस्टियोक्लास्ट की बात कर रहे हैं जो कि हमारे बोन्स में प्रेजेंट होते हैं, ऑस्टियो का मतलब होता है बोन, ठीक है। तो जो बोन सेल्स होते हैं वो ऑस्टियोब्लास्ट भी होते हैं, ऑस्टियोक्लास्ट भी होते हैं, ऑस्टियोसाइट भी होते हैं। ब्लास्ट होता है इमेच्योर, साइट होता है मैच्योर, और क्लास्ट CLAST क्लास्ट का मतलब होता है मैक्रोफेजेस। दीज आर द डिस्ट्रॉइंग सेल, ये डिस्ट्रॉय करते हैं, ठीक है, बिकॉज दे आर मैक्रोफेजिक इन देयर प्रॉपर्टी, फेगोसाइटोसिस करते हैं वो। क्लियर हो गया? यस मैम। यस मैम। Then we have the functions of macrophages। वही सेम चीज जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये जितना भी आपका इनऑर्गेनिक मटेरियल है या ऑर्गेनिक मटेरियल है, ये उसे एनगल्फ करके डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। पुराने सेनाइल आरबीसीज, ठीक है, ओल्ड आरबीसी, WBC, कोई टिश्यू की डेब्रिस है, ऊपर वाली लेयर है, ठीक है, कोई पैरासाइट है, ये सबको जो है एनगल्फ करके डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है। अगर कोई मटेरियल बॉडी में एज सच एंटर होता है तो मैक्रोफेज क्या करते हैं, उसके आसपास सारे सराउंड हो जाते हैं ताकि वो अपने जो भी एंजाइम्स है उसे रिलीज कर कर जो है वहां से उसको डिस्ट्रॉय कर सके, ठीक है। मैं आपको एक बार दिखाती हूँ किस तरह से वो दिखाई देते हैं। देखिए यहां देखते हैं, ये मान लीजिए ये कोई पार्टिकुलेट मैटर है, इज इट विजिबल? यस मैम। यस मैम। मान लीजिए अनवांटेड मटेरियल है, पार्टिकुलेट मैटर है। अब मैक्रोफेज आएंगे और इसके आसपास इस तरह से सराउंड हो जाएंगे, ठीक है, इसको पूरा कवर करेंगे और क्या इसके आसपास अपने जो भी एंजाइम्स हैं वो रिलीज करेंगे। इसको पूरा एनगल्फ कर लिया उन्होंने, पूरी तरह से उसको कवर कर लिया। जैसे ही उसको पूरी तरह से कवर कर लेते हैं, दे गिव अ लुक ऑफ मल्टी न्यूक्लिएटेड जाइंट सेल, एक बड़ा सा सेल बन जाता है, ठीक है, जो मल्टी न्यूक्लियस है उसमें, और एक बड़ा सा सेल बन जाता है ताकि जो इनसॉल्युबल पार्टिकल है ये उसको डिस्ट्रॉय कर सके और डैमेज कर सके। तो ये जो अब आपको लुक दिखाई दे रही है, नाउ हाउ इट लुक्स लाइक, कि जैसे ये कोई बहुत बड़ा सा सेल हो, ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे ये बहुत बड़ा सा कोई सेल है, ठीक है, उस बड़े से सेल के अंदर ये जो आपका पार्टिकुलेट मैटर है वो बीच में फंस गया है, ठीक है। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज कि जब भी कोई फॉरेन मटेरियल बॉडी में आता है, मैक्रोफेज उसको सराउंड कर लेते हैं, ठीक है, ताकि वो बाहर जाके आगे कहीं बॉडी में और ना पहुंच जाए या मल्टीप्लाई ना हो जाए, ठीक है। इज दैट क्लियर? मैम
Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. देन वी हैव द फंक्शन ऑफ RES। अब जाहिर सी बात है RES में आपके क्या चीज रहती है, मोनोसाइट्स और आपके मैक्रोफेज रहते हैं। तो जो फंक्शन आपके RES का रहेगा वही उसी से लिंक होगा जो उसके बीच में सेल्स प्रेजेंट है। सबसे पहले तो ये क्या करेगा, फेगोसाइटिक फंक्शन जो हमने पढ़ लिया, फॉरेन मटेरियल बैक्टीरिया है सबको डाइजेस्ट करेगा और लाइसोसोम्स उन्हें डिस्ट्रॉय कर देंगे, पुराने आपके RBCs होंगे उन्हें डिस्ट्रॉय कर देंगे। इसके साथ साथ ही क्या करता है, आपके जो आयरन है, ठीक है, आयरन की स्टोरेज और मेटाबॉलिज्म, ठीक है, जब भी आयरन की रिक्वायरमेंट है तो उसकी जो मेटाबॉलिज्म है, उसकी जो कन्वर्जन है वो RES सिस्टम के थ्रू होती है, ठीक है। या जो बाइल पिगमेंट्स है हमारी बॉडी में वो भी कहां से बनते हैं, RES से बनते हैं। सो बेसिकली RES 4 फंक्शन, फर्स्ट एज अ फेगोसाइटिक, ठीक है, फिर जो सिनाइल RBCs है उनको डिस्ट्रॉय करना, फिर आपका जो आयरन है उसकी स्टोरेज और उसकी मेटाबॉलिज्म करना, ठीक है, या फिर जो हमारे बाइल पिगमेंट्स है उनकी फॉर्मेशन करना, ठीक है। इतना क्लियर हो गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, स्लाइड ma'am. मैंने शेयर कर रखी है बट मुझे उम्मीद नहीं है कि आप लोगों ने पढ़ी होगी। पढ़ी है मैम। Yes, अच्छा, ma'am. कितनी स्लाइड है एक टॉपिक में? ब्लड वाले में कितनी नंबर ऑफ स्लाइड्स हैं? 162, ma'am. 169 ऐसे 61 के 162, ma'am. ये देख लिया होगा फटाफट, है ना, कितना पढ़ना पड़ेगा। Yes, ma'am. ये हम फटाफट देख लेते हैं कितनी स्लाइड है और कितना हमें पढ़ना पड़ेगा। टॉपिक पता कितना बड़ा है आपका ये, जब तुम ढंग से पढ़ने लगोगे ना वो बहुत जल्दी हो जाएगा। अगर आप पढ़ोगे नहीं, उसको इकट्ठा करके जमा करते रहोगे तो उसमें जंग लगना शुरू हो जाएगा और आपको जंग लगी हुई चीजें समझ में नहीं आएंगी। इसलिए जो साथ साथ में चलता है उसको पढ़ लिया करो, आपका भला हो जाएगा। किताबों ने तो कर लिया अपना भला जो करना था, ठीक है, पढ़ते रहा करो। नेक्स्ट वी हैव द टॉपिक ऑफ ब्लड डिसऑर्डर्स, है ना, ये हमने थोड़े बहुत पढ़ भी लिए हैं। कौन बताएगा क्या होता है एनीमिया? जब बॉडी में ब्लड कम ब्लड का जो अमाउंट होता है वो रिड्यूस हो जाता है। किसका अमाउंट रिड्यूस हो जाता है? अमाउंट ऑफ ब्लड बॉडी में Blood, RBC ये सब उनका कंटेंट कम हो जाता है। ब्लड का अमाउंट कम होता है, ब्लड सेल्स, ब्लड सेल, थोड़ी RBCs में सबका जो सेल्स का कंटेंट होता है। RBCs कम हो जाती है। अच्छा, RBC कम हो जाता है। कुछ कह रहे हैं कि ब्लड सेल्स कम हो जाते हैं, किसी भी तरह के सेल्स हो ब्लड में वो सब अनीमिया होता है। ऐसा होता है कि सिर्फ और सिर्फ आपके उसमें होता है कि हाँ एक सेल कम हो रहा है बाकी ठीक है, ऐसा भी कुछ है? डेफिनेशन आपकी वेरी कर रही है ना। कोई कहता है कि सारे के सारे ब्लड सेल्स जो है वो कम हो जाते हैं, कोई कह रहे हैं सिर्फ RBC कम होते हैं। हम लैक ऑफ ब्लड सेल्स, लैक ऑफ ब्लड सेल, ठीक है, एब्सेंस हो गया, कम हो गए। लेकिन ब्लड सेल्स तो बहुत तरह के नहीं होते हैं, WBC भी हो गया, प्लेटलेट भी हो गया, Especially RBC, ma'am. Especially RBC. आरबीसी, स्पेशली RBC, क्योंकि आपका जो HB का कंटेंट है, जब वो HB का कंटेंट कम होता है तब हम कहते हैं पेशेंट अनीमिक है, ठीक है। सो वो HB के कंटेंट पे हम फोकस करेंगे, ठीक है। अनीमिया की कंडीशन क्या रहती है, जब हमारी बॉडी में जो HB का लेवल है वो कम हो जाता है, उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, अनीमिया कहते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको 2-3 तरह के अनीमिया पढ़ाए हैं, वो क्या होता है? नाम बताइए मैम एक परनीसियस जी। सामने लिखे हुए हैं। सामने लिखे हुए हैं, ये मैंने सब पढ़ा दिए हैं। आयरन डेफिशिएंसी वाला पढ़ा है। साइड्रोब्लास्टिक नहीं पता, ma'am. वो नहीं करा। सिडेरोब्लास्टिक नहीं पढ़ा आपने? अच्छा, Yes, ma'am. आपने क्या पढ़ा वो बताओ, जो सामने लिखा उसको छोड़ो। आपने क्या क्या पढ़ लिया है अनीमिया? आपके अकॉर्डिंग कितने तरह का अनीमिया होता है? एक तो किसी ने बीच में बोला था, शायद भावना ने बोला था, एक परनीशियस अनीमिया बताया था, और मैम भव्या। हाँ हमने पहले भी 12th में पढ़ा था, हम सिकल सेल एनीमिया।
वेरी गुड। एक सिकल सेल एनीमिया हो गया, एक परनीशियस हो गया, और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, माइक्रोब्लास्टिक एनीमिया, माइक्रोब्लास्टिक होता है या माइक्रोसिटिक? माइक्रोसिटिक, सॉरी। माइक्रोसिटिक में एक मेगालो एक माइक्रोसिटिक। हाँ ठीक है। और भी कोई एनीमिया पढ़ा हमने? परनीशियस में, परनीशियस हो गया, वो बता दिया। हो गया। शायद आयरन डिफिशियंसी पढ़ा। आयरन डेफिशिएंसी नहीं पढ़ा कि पढ़ा है? पढ़ा है मैम। शायद पढ़ा मैम। क्या होता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया जो कह रहे हैं पढ़ा है? बताइए। जिसमें हीमोग्लोबिन की कॉम्पोजिशन कम हो जाती है। वो तो अनीमिया ही हुआ ना, अनीमिया में वही चीज है। हो जाती है। हाँ जी, मैम एक पॉइंट और याद था। कोई एक बोलो। आपकी आवाज बीच में मिक्स हो जाती है, पीछे से बैकग्राउंड में भी आपकी आवाज आती है, तो मुझे सुनाई नहीं देता। मैम आयरन डिफिशियंसी में एनीमिया आयरन कम हो जाती है। मैम जब ये तब होती है जब आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है, लैक हो जाते हैं। हमारी जब बॉडी आयरन मैम फेरिटिन में स्टोर नहीं रहते मैम, तब होते हैं। इसमें सबसे बड़ी चीज क्या रहती है कि जब हमारी बॉडी में हेल्दी आरबीसीज नहीं बनते हैं, नए आरबीसीज नहीं बनते, ठीक है, नए आरबीसीज नहीं बनेंगे तो मतलब जो पुराने होंगे उसमें जितना आयरन का कंटेंट हो। प्लीज ये बंद करिए माइक अपना। हर शर्म माइक बंद कर लो। जो आपके आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है वो एक ऐसा टाइप ऑफ एनीमिया है जिसमें हमारी बॉडी में हेल्दी आरबीसीज नहीं बनते। आयरन से देखिए, आयरन कहाँ स्टोर होता है? हमारे आरबीसीज में, ठीक है। जब नए आरबीसी नहीं बनेंगे, ऑब्वियसली पुराने आरबीसीज के रहते आयरन कंटेंट कम होगा, इट मींस वी आर बिकमिंग आयरन डेफिशिएंट, ठीक है। तो इस तरह के एनीमिया को हम कहते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, जिसमें नए जो आरबीसीज हैं वो नहीं बन पाते, ठीक है। अब आपको पता है कि विदाउट आयरन जो है हमारे जो ब्लड सेल्स हैं वो किसी तरह से ऑक्सीजन भी कैरी करके नहीं ले जा सकते। इट जस्ट बिकॉज ऑफ आयरन जो हमारा ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है ब्लड की, ऑब्वियसली अगर वो चीजें सारी डिक्रीज करेंगे तो ऑक्सीजन की बॉडी में भी जो कंटेंट है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, ऑक्सीजन का अमाउंट जो है वो डिक्रीज शुरू हो जाएगा होना, ठीक है। सो दिस काइंड ऑफ कंडीशन इज नोन एज आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया, ठीक है। कई बार कुछ क्रॉनिक डिजीज होती है, क्रॉनिक मतलब जो बहुत लंबे समय से कोई आपको बीमारी हो रही है उसकी वजह से भी हमारे ब्लड सेल्स के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, स्पेसिफिकली हमारे आरबीसी पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, जिसकी वजह से भी अनीमिया होता है, ठीक है। सिडेरोब्लास्टिक अनीमिया वैसा अनीमिया होता है जिस टाइम पे आपके आरबीसी जो होते हैं दैट आर एबनॉर्मल। ऐसा नहीं है कि वो मैच्योर नहीं हो पाते, आरबीसी मैच्योर होते हैं, लेकिन जो आयरन होता है वो सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया में कहीं जाकर एक्यूमुलेट हो जाता है, मतलब उसको जो है पूरे सेल में होना चाहिए, लेकिन सिडेरोब्लास्ट के टाइम पे जो आरबीसी होते हैं उनके माइटोकॉन्ड्रिया में जो आयरन कंटेंट है वो फंस जाता है, ठीक है, वो वहां एक्यूमुलेट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, जिस वजह से आपको जो आरबीसी मिलते हैं वो एबनॉर्मल होते हैं। और जब आरबीसी एबनॉर्मल होंगे मतलब हीमोग्लोबिन का कंटेंट कम होगा, देन पेशेंट विल इज कंडीशन ऑफ अनीमिया, ठीक है। तो सिडेरोब्लास्टिक अनीमिया के कंडीशन में जो आयरन होता है वो आरबीसी के माइटोकॉन्ड्रिया में एक्यूमुलेट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। इतना समझ में आया ये क्या होता है? यस मैम। यस मैम। मेगालोब्लास्टिक हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मेगालोब्लास्टिक के टाइम पे आरबीसीज का जो साइज होता है वो बड़ा हो जाता है, साथ ही साथ जो आपका विटामिन B12 होता है वो प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, ठीक है। जब प्रॉपरली विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं हो पाता मींस हमारे जो आरबीसी हैं वो प्रॉपरली मैच्योर नहीं हो पाते, उसकी इमेच्योरिटी की वजह से उसका साइज इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। सो इट इज नोन एज मेगालोब्लास्टिक अनीमिया। हीमोलिटिक अनीमिया ऐसा अनीमिया जिसमें हमारे जो आरबीसीज है वो ब्रेक डाउन होने स्टार्ट हो जाते हैं। अब बहुत सारी ऐसी ड्रग्स होती है, बहुत सारी ऐसी कंडीशंस होते हैं, बीमारियां होती हैं जो डायरेक्टली आपके जो आरबीसीज है उनका ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर देती है। अगर आरबीसी टूटने शुरू हो जाएंगे तो
HB का लेवल कम हो जाएगा, HB का लेवल कम हो जाएगा तो अनीमिया की कंडीशन हो जाएगी। सो हीमोलिटिक कंडीशन मतलब जिसमें ब्लड सेल्स जो हैं, आरबीसी जो है वो ब्रेक डाउन होने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया जैसे कि आपने पढ़ भी रखा है, सिकल सेल एनीमिया एक ऐसा एनीमिया होता है जिसमें जो आरबीसीज होते हैं उसकी शेप जो है सिकल जैसी हो जाती है, ठीक है। सिकल आपको हिंदी में मालूम होगा, मुझे उसका हिंदी में वर्ड नहीं आता, वो कुछ कहते हैं जिससे पेड़ वगैरह हसिया काटते हैं। हसिया हाँ, हसिया हसिया, ठीक है। तो इस सिकल शेप के जो है वो आरबीसीज हो जाते हैं, तो उस चीज को हम कहते हैं सिकल सेल एनीमिया। थैलेसीमिया जो है एक तरह का ब्लड डिसऑर्डर होता है जिसमें हमारी बॉडी जो है अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन जितना रिक्वायर्ड है वो प्रोड्यूस नहीं कर पाता, ठीक है। व्हेन देयर इज अ लीस्ट प्रोडक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन इन अ बॉडी, इट्स अ काइंड ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर, ठीक है। जब आपका ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन जो हीमोग्लोबिन है दैट इज नॉट प्रेजेंट इन आवर बॉडी इन अ नॉर्मल अमाउंट, द कंडीशन इज नोन एज थैलेसीमिया, ठीक है। देन वी हैव एप्लास्टिक एनीमिया। ये सुना है कभी एप्लास्टिक एनीमिया? नो मैम। नो मैम। नो मैम। नाम से हम लोगों ने तुक्का सा लगा लिया होगा, ऐसा है प्लास्टिक कुछ। की वजह से। हाँ मुझे पता ही था, प्लास्टिक की वजह से ऐसा ही कुछ सोच सकते हैं हम। एप्लास्टिक एनीमिया बेसिकली क्या रहता है, बोन मैरो एप्लासिया रहता है। बोन, मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। यस मैम। एप्लास्टिक एनीमिया जो है बोन मैरो एप्लेसिया होता है, एक ऐसी कंडीशन होती है जब हमारा बोन मैरो जो है वो नए सेल्स नहीं बना पाता, हमारी बॉडी नए आरबीसीज बनाना छोड़ देती है, ठीक है। एप्लास्टिक एनीमिया इज आल्सो नोन एज बोन मैरो एप्लासिया। एप्लासिया मतलब कि जो हमारे सेल्स हैं, नए सेल्स हैं, बोन मैरो उन्हें नहीं बना पाता, ठीक है। सो दैट कंडीशन इज नोन एज एप्लास्टिक एनीमिया, ठीक है। देन वी हैव पॉलीसाइथीमिया, ये तो आपने पढ़ ही रखा है। व्हाट इज पॉलीसाइथीमिया? पॉलीसाइथीमिया वगैरह होता है मैम, जब पैथोलॉजिकल डिसीज हो जाता है उस चक्कर में आरबीसी कंटेंट लो हो जाता है। लो इंक्रीज नहीं सॉरी, इंक्रीज हो हाई जाता हो है, जाता है। हाई हो जाता है मैम, इंक्रीज हो जाता है पैथोलॉजिकल RBC पॉलीसाइथीमिया वगैरह। हाँ, उसमें हमारा जो आरबीसी का कंटेंट है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, हमारा बोन मैरो जरूरत से ज्यादा आरबीसी बनाता है जिससे ब्लड विस्कस हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, ठीक है। विस्कस होने की वजह से वो इजिली फ्लोट नहीं कर पाता। द कंडीशन इज नोन एज पॉलीसाइथीमिया वेरा। इसमें सबसे ज्यादा आपको पता कैसे चलता है, आपका एचबी का कंटेंट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, 20 या 21 तक एचबी पहुंच जाता है, ठीक है। तो वो एक तरह का इंडिकेटिव फैक्टर है कि पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम पॉलीसाइथीमिया वेरा, ठीक है। ये वही Excuse चीज me? है। हाँ जी, हाँ जी। मैम थैलेसीमिया वापस बताना। थैलेसीमिया एक तरह का इनहेरिटेड डिसऑर्डर होता है, एक ऐसा डिसऑर्डर होता है जिसके बीच में हीमोग्लोबिन जो है नॉर्मल से कम अमाउंट में प्रोड्यूस होता है, ठीक है। जितना मान लीजिए हीमोग्लोबिन मेल फीमेल के अकॉर्डिंग हमारे पास एक रेंज रहती है ना, जैसे मेल्स के लिए 17 तक रहता है, आई थिंक 11 to 17 रहता है, ऐसा कुछ स्टेज रहती है। फीमेल्स के लिए 12 to 14 रहता है। तो जितना हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड है अगर उतना नहीं प्रोड्यूस हो पाता, द कंडीशन इज नोन एज थैलेसीमिया, ठीक है। एक तरह का इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर होता है, ठीक है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन हमारी बॉडी में कम हो जाता है और वो हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है। क्लियर हुआ? यस मैम। यस मैम। ऐसा तो नहीं सब ऊपर से चला जाता है, कई बार मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा डिटेल में समझा दिए तो सब ऊपर से चला जाता है, लैंड ही नहीं हो पाता दिमाग में। चलिए, एक चीज ध्यान रखिए, जब आपने ब्लड डिसऑर्डर पढ़ना है, इसको पढ़ने के लिए आपने ये पूरी स्लाइडों को नहीं वो करना कि हाँ इसमें सारी स्लाइडें हैं, 50-60 स्लाइड है, हमने सारी वो करनी है। इसको पढ़ने का क्या तरीका रहेगा, आपने लैंडस्केप मोड में A4 शीट लेनी है अपनी, ठीक है। लैंडस्केप मोड समझते हैं ना? यस मैम। हॉरिजॉन्टल। हाँ, लैंडस्केप मोड में आपने अपनी जो है A4 साइज शीट लेनी है, उसको कॉलम्स में डिवाइड करना है, ठीक है। ऊपर लिख देना है ब्लड डिसऑर्डर्स, ठीक है। फिर आपने एक एक डिजीज में सबसे पहले आपने अनीमिया पे फोकस करना है, ठीक है, क्योंकि सिलेबस में वर्ड अनीमिया दे रखा है। इट मींस आप अगर ब्लड डिसऑर्डर्स में अनीमिया को ही एक्सप्लेन कर दोगे तो भी काफी हो जाएगा कंटेंट हमारे पास। अनीमिया भी हमारे पास तकरीबन 5 या 6 तरह का तो अनीमिया हमारे पास है ही है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे आप बनाओगे। देखिए, आपने कॉलम्स में डिवाइड कर लिया अपनी शीट को,
ठीक है, इस तरह से डिवाइड कर लिया। अब यहाँ पर आपने डिजीज का नाम लिखना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, उसमें एक दो सिम्टम्स लिख दिए। अनीमिया वाले में ऑलमोस्ट हर किसी में एक जैसे सिम्टम तो आएंगे, ठीक है। पेशेंट अनीमिक है तो मतलब उसको सांस लेने में दिक्कत होगी, उसको थकावट होगी, सर दर्द होगी, ठीक है, हार्ट रेट बढ़ जाएगी। ये कुछ चीजें तो आपकी ऑलमोस्ट हर तरह के अनीमिया में चलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप याद कर पाते हो, कोई वो जबरदस्ती नहीं है, अगर याद कर पाते हो कि उसमें आपके क्या क्या ट्रीटमेंट चलता है, अगर हो पाता है, ठीक है, वो चीज एक बार आप पढ़ सकते हो। और इस तरह का आपने एक टेबल बनाना है जिससे आपको हर डिजीज को साथ में कोरिलेट करने में आसानी रहेगी, ठीक है, साथ ही साथ याद करने में भी आसानी रहेगी। आप उसकी डेफिनेशन से समझ लेंगे, ठीक है, डिजीज का नाम लिखा, डिजीज में क्या क्या उसमें डेफिनेशन है, ठीक है, क्या स्पेसिफिकेशंस है उसमें, मैं कैसे पता करूंगी कि इस तरह की डिजीज है, मान लो सिकल सेल है, मेगैलोब्लास्टिक है, तो साइज आप कैसे देखोगे, माइक्रोस्कोपिक स्टडीज करोगे, तो वो चीज आप उसमें लिख सकते हैं कि इस डिजीज में क्या स्पेसिफिकेशन आती है, ठीक है, या फिर इसकी क्या नाम है इस डिजीज का। उसके बाद है आपका जो उसमें सिमिलैरिटीज के बाद आप उसमें क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, ठीक है, और क्या उसका ट्रीटमेंट है इफ पॉसिबल। ट्रीटमेंट के साथ आपका कोई जबरदस्ती नहीं है, क्योंकि अभी आप HAB पढ़ रहे हैं, वी डोंट एक्सपेक्ट कि आप ट्रीटमेंट याद कर सकते हो, ठीक है। आप सिर्फ यही 3 से 4 चीजें पढ़िए कि अनीमिया जो है, मान लो ए प्लास्टिक अनीमिया, आगे आप डेफिनेशन लिखोगे ए प्लास्टिक अनीमिया, फिर आप लिखोगे इसमें क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं और क्या चीज इसमें चेंज होती है कि बोन मैरो डिप्रेशन हो जाता है, उसकी वजह से सेल प्रोड्यूस नहीं हो पाते, बस इतना बहुत है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना कि मैं क्या चीज कह रही हूँ। बहुत डिटेल में जाने की कोई जरूरत नहीं है, जो नाम जो वर्ड नहीं समझ में आता उसको पूछ लेना है, ऐसे फालतू में रट्टा नहीं लगाना उसके साथ, ठीक है। ये बाकी चीज हम एक बार कल आपको ओवरव्यू इसमें दोबारा दे दूंगी मैं, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है। एक बार ओवरव्यू दूंगी कैसे आपने लिखना है, लेकिन इसके नोट्स आप खुद से बनाना शुरू कर देना। मैंने आपको कंटेंट दे दिया, जिसको ज्यादा कंटेंट पढ़ना है वो ज्यादा पढ़ सकता है, ठीक है, और जितना एग्जाम के लिए पढ़ना है उतना भी मैं आपको बता रही हूँ कि कितना पढ़ना है, ओके ठीक है। मैम। ओके मैम। बिना अटेंडेंस के क्लास लीव मत किया करो, बाद में मुझे मत कहना कि हमारी अटेंडेंस पूरी नहीं हुई। बार बार सभी लोग लीव कर जाते हैं, अपनी अटेंडेंस के लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। मैम जी, मैम आंचल सैनी की अटेंडेंस लगा देना मैम, उसकी ज्वाइन नहीं हो पा रही थी, उसकी बहुत नेटवर्क इशू है। क्या नाम बताया आपने? आंचल सैनी। ओके, मैं कर दूंगी उसकी मार्क। ओके मैम, थैंक यू मैम। यू कैन लीव। ओके मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।